हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, वर्ष 2026 में उत्तराखंड में जो भी वर्दीधारी पद आने वाले हैं, इसके संबंध में ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको आपने ध्यानपूर्वक देखना है। जो भी नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आपका जो फायरमैन की पोस्ट आती है, बंदी रक्षक, जेल गार्ड, ठीक है। इसके अलावा वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल, आबकारी सिपाही, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक, जिसको सेक्रेटरीट गार्ड कहा जाता है। आप सभी को पता है वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा दो नई नियमावली लाई गई थी सिपाही भर्ती के संदर्भ में और उपनिरीक्षक भर्ती के संदर्भ में। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर के पद आएंगे अलग अलग, जैसे कि वन दरोगा हो गया, उत्तराखंड पुलिस का दरोगा हो गया, आबकारी का उपनिरीक्षक हो गया, ठीक है। और आपका जेल में जो आपका डिप्टी जेलर की पोस्ट आती है, तो इसके लिए एक नई नियमावली लाई गई। ऐसे ही जितने भी कांस्टेबल के पद आते हैं उसके लिए एक नई नियमावली को जारी किया गया। आप सभी को पता है पुलिस कांस्टेबल से लेकर जो भी हमारे फॉरेस्ट गार्ड या अन्य कांस्टेबल का पद होता है, ये लेवल 3 की पोस्ट है। और इसमें आपका जो वेतन होता है लगभग 21,700 से 69,100, लगभग जो आपकी फर्स्ट सैलरी इसमें आती है इन हैंड, अभी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं फ्रेश, तो लगभग 31 से 32, यानी कि 31 से 32,000 रुपये आपके इन हैंड सैलरी आएगी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया देखिए। जितने भी कांस्टेबल के पद थे, इसमें आपका उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष की गई, ठीक है। और जितने भी आपके दरोगा के पद हैं उसमें उम्र सीमा सरकार के द्वारा 21 से 35 की गई। अब देखिए, दरोगा वाले पदों में तो लाभ मिला, हालांकि एक दो पद इसमें भी ऐसे हैं जिसमें बच्चों को नुकसान ही हुआ है, ठीक है, जिसमें उम्र सीमा 21 से 42 थी। बट कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिसमें बच्चे को लाभ हुआ है, उपनिरीक्षक वाले में, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में उच्चतम उम्र सीमा उसमें 28 वर्ष थी तो 35 हो गई। वन दरोगा में 28 साल थी, 35 हो गई, ठीक है। और लेकिन कांस्टेबल वाले जो पद थे उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा का लाभ मिला है। उसके अलावा देखिए, फॉरेस्ट गार्ड जिसमें 18 से 28 वर्ष उम्र सीमा थी, आबकारी सिपाही 18 से 35 इसमें उम्र सीमा थी, प्रवर्तन सिपाही में 18 से 42 साल तक की उम्र सीमा थी, सचिवालय रक्षक में भी 18 से 35 साल, मेरा जहाँ तक मुझे आइडिया है इतनी उम्र सीमा थी। तो केवल पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों को 3 साल का फ़ायदा हुआ है, बाकी जितनी भी अन्य भर्तियां इसमें लॉस हुआ है। हालांकि शासन को एक पत्र लिखा गया है और मंथन करने को बोला गया है कि जो ये कांस्टेबल लेवल के पोस्ट आएंगे इसमें उच्चतम उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए 28 वर्ष से, ठीक है। अब देखिए, चुनाव होने हो सकता है, चुनाव में युवाओं को लुभाने के लिए सरकार इस पर भी हामी भर दे और आपकी इसमें जो उच्चतम आयु सीमा है कांस्टेबल के पदों में वो 28 वर्ष हो जाए। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इसमें अन्य पदों को भी इंक्लूड किया गया है। ये मेरा पर्सनल फेवर है कि सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए और उम्र सीमा 28 करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें अन्य पद भी हैं। अब आ जाते हैं इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लियर करता हूँ। तो देखिए, अभी तक तो क्या हो रहा था, आपने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड है, इनमें आयोग क्या करवा था, पहले एग्ज़ाम करवा रहा था। और एग्ज़ाम करने के बाद लगभग 2 या 4 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन नई नियमावली बोलती है कि जो शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो कि 100 अंकों की होगी, इसमें सफल अभ्यर्थियों के चयन के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों के योग पर आधार पर की जाएगी। यानी कि जैसे पहले होता है, मतलब पुलिस कांस्टेबल में तो होता ही था और उसके अलावा आपका आबकारी सिपाही में भी होता था, बाकी में तो क्वालिफाइंग था, ठीक है। और इसमें फिजिकल और रिटर्न के दोनों के मार्क्स जुड़ के मेरिट बनती थी। तो अब यहाँ पर नई नियमावली में ये बोला गया है कि पहले आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक पद के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। अब मान लीजिए पुलिस कांस्टेबल में 100 पद आए, तो 100 पद में के लिए आपका 10 गुना यानी कि 1,000 अभ्यर्थी क्या देंगे, रिटर्न एग्जाम देंगे। हालांकि एक अनुमान के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने 1 लाख बच्चों ने पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया और 1 लाख में से आप मान के चलें कि लगभग लगभग आपका 90,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए, ठीक है। 10,000 फिजिकल जो हमारा टेस्ट था उसमें बाहर हो गए। अब हमारे पास वैकेंसी कितनी है, मान के चलो वैकेंसी 2,000 की है, तो 2,000 के सापेक्ष केवल टॉप के जो 20,000 अभ्यर्थी होंगे वही आपका रिटर्न एग्जाम देंगे इस नियम के हिसाब से। तो
जो कि कहीं न कहीं अनुचित होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबको जो मौका मिलना चाहिए ना, जैसा हमारा संविधान बोलता है, तो कहीं न कहीं इस पे बात आएगी तो बच्चे कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं समझ से परे है कि केवल टॉप के 10% जो होंगे, अब 1 लाख 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें से 1 लाख बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं, 2000 ही वैकेंसी है, 2000 का 10 गुना 20,000 होता है। अब 20,000 बच्चों को ही केवल फिजिकल में जो टॉप लेवल के रहेंगे उनको आप रिटर्न के लिए क्वालिफाई करोगे, तो बाकी बच्चे जिनके थोड़े उनसे कम मार्क्स थे, हो सकता है कि वो रिटर्न एग्ज़ाम में बेहतर करते, तो उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा लोचा मुझे लग रहा है, और इससे बचने के लिए मुझे लग रहा है कि फिर से कहीं आयोग को फिर से ये रिवाइज़ करेंगे कि आयोग पहले क्या कर ले, आपका वही रिटर्न एग्ज़ाम ले ले, और रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाइड जो 10 गुना अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाए, ऐसा होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप लोग भी अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है एक एक पद के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को लेना कहीं न कहीं उस मेधावी छात्र के लिए न्यायोचित नहीं होगा मेरे लिए, मेरे हिसाब से, ठीक है? अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए 100 अंकों का जो आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी मैं बोलूँगा अब इसे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को, 100 मार्क्स का आपका पीटी होगा और 100 अंकों का आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? लेकिन जो मेरिट बनेगी ना, मेरिट के लिए भी आपका कुछ अलग प्रावधान इसमें किया गया है। पहले 200 में, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की 200 नंबर पे मेरिट बनती थी, है ना? ऐसे ही हम आबकारी सिपाही का देखते थे, उस पे भी अलग-अलग नंबर जोड़े जाते थे। हालाँकि प्रवर्तन सिपाही और अन्य कुछ पदों में केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में भी क्वालिफाइंग नेचर का था, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, पीईटी। अब इसमें क्या होगा, आपका 200 अंकों पे मेरिट नहीं बनेगी, इसमें भी एक लोचा है। सिलेबस आप लोग समझ लीजिए, सिलेबस वही रखा गया इन सभी पदों के लिए, जनरल सिलेबस है, जिसमें आपका देखिए 20 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर का रीजनिंग का प्रश्न आएंगे, 30 नंबर का सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे जीएस के, और 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल होगा। वही जो ग्रुप सी का जनरल पेपर होता है, उसी पेपर पैटर्न पे ही आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है? अब जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फाइनल मेरिट इस हिसाब से बनेगी आपकी, देखिए फाइनल मेरिट के लिए बोला जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल अंकों में 25% और लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। देखिए अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी आपका 100 मार्क्स लाता है, ठीक है? पूरा जो पीईटी है उसका 100 में से 100 नंबर का रहा, तो पीईटी का कितना लेंगे बोल रहे हैं, केवल 25% भारांश लेंगे। तो 100 का जो हमारा 25% हो गया, कितना हो गया, 25 नंबर हो गया। यानी कि अब आपके फिजिकल के 25 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है? 25 नंबर ही जुड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। और लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा लिखित परीक्षा में 80 नंबर लाया, ठीक है? तो 80 का 75% नंबर ही जोड़ा जाएगा रिटर्न एग्जाम में। 80 का 75% मतलब रिटर्न एग्जाम के इतने नंबर जोड़ेंगे। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है? 8 पंचे 40, तो ये आपका हो गया कितना, 600/10, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका ये 60 नंबर हो जाएगा, देखिए, ठीक है? तो देखिए अब आपका जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 75 और 25 यानी कि 100 नंबर पर ही मेरिट बनी जा रही है आपकी। देखिए ध्यान से, आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके टोटल का 25% मार्क्स ही लिए जाएंगे, और आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके टोटल का 75% मार्क्स को ही ऐड किया जाएगा। तो यानी कि कोई अभ्यर्थी अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 100 नंबर लाता है तो उसके 25 जुड़ेंगे, रिटर्न एग्जाम में वो 80 नंबर लाता है तो उसके 60 नंबर जुड़ेंगे। अब उसके फाइनल नंबर कितने हो गए, 100 में से 60 और 25 85 नंबर हो गए, ठीक है? समझ पाए ना? तो इस हिसाब से आपका मेरिट बनेगी। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है? अब देखिए जो हमारा शारीरिक दक्षता परीक्षा है, पीटी एग्जाम है, इसमें विषम अंकों में नंबर आप नहीं ला सकते, क्योंकि दो दो नंबर के, यानी कि जो हमारा ऑड नंबर सिस्टम है इसमें लागू नहीं होता, केवल इवन नंबर में ही आप इसमें मेरिट में नंबर ला सकते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे का फिजिकल थोड़ा कमज़ोर है और वो बच्चा फिजिकल में आपका 80 नंबर ही ला पाया, ठीक है? तो आप देख लीजिए 80 का आपको कितना निकालना है, 25% निकालना है। तो 80 का 25% कितना हो गया आपका, ठीक है? तो 80 का 25% आपका हो गया 80 इंटू 25/100, ठीक है? तो काट दीजिए इसको, यहाँ 4 से कट गया,
यहाँ 20 पंचे 100, तो 5 पचा 25, तो 5 चक्को 20 हो गया। तो इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितने नंबर हुए? 20 नंबर हुए, जिसके 80 नंबर फिजिकल एग्जाम में आएंगे। अब मान लीजिए वो पढ़ाई में अच्छा है तो 90 मार्क्स वो किस में ला गया, तो 90 मार्क्स उसके आ गए आपका किस में? रिटर्न एग्जाम में। इसका 75% लिया जाएगा। तो 25 या 75, 25 चक्को 100, और यहाँ से आप इसको अगर कैलकुलेट करते तो 9 या 27, 270/4 हो जाएगा। 4 लगा लीजिए, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 4 छक 24, ठीक है, 30, 4 सत्ता 28, 2 बचा 67.5 हो गए। अब 67.5 इसके रिटर्न मार्क्स में लाया और 20 नंबर इसके किस में है? फिजिकल में है। तो इसका टोटल मार्क्स हो गए 87.5, ठीक है। यानी कि इसमें अब फायदा उसी को होगा, उस अभ्यर्थी को होगा जिसका फिजिकल भी ठीक ठाक है, यानी कि बहुत अच्छे नंबर वो फिजिकल में भी लाए और बहुत अच्छे नंबर वो रिटर्न एग्जाम में भी लाए, तो वही क्वालिफाई होगा इस एग्ज़ाम के लिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया ना? समझ में आया ना आपको किस प्रकार से इसमें मेरिट बनेगी? अब थोड़ा अन्य कैटेगरीज को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, या उत्तराखंड ऑर्फन कैंडिडेट है जहाँ पर मेरिट थोड़ा कम जाती है, तो उनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फिजिकल एग्जाम में ज़्यादा नहीं ला पाया, 5 यहाँ पर पैटर्न रखे गए हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग 50 मार्क्स है, और कोई बंदा केवल 60 मार्क्स लाया, 60 नंबर लाया पीईटी में। अब 60 का कितना लिया जाएगा? 25% लिया जाएगा, ठीक है। तो 60 का 25% आप लगा लीजिए यहाँ पे, कितना हो गया आपका? तो ये हो जाएगा आपका 15, और ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गई, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? और 4 से कट गया 15/15। तो अगर कोई बंदा 60 नंबर लाता है पीईटी में तो उसके 15 मार्क्स जुड़ेंगे, ओके। और मान लीजिए अगर वो बंदा आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम में भी वो लगभग 60 नंबर ही लाता है, तो आप जोड़ लीजिए इसका 75% जुड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 1/75, 25 या 75, 3, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से कट गया कितनी बार? 15 बार, 15 चक्को 60, 15 तियाँ 45, तो उसके रिटर्न मार्क्स में 45 नंबर जुड़ेंगे। और अब उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? देखिए 45 और 15 कितना हो गया? 100 में से वो लाएगा 60 नंबर। ये कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ऑर्फन वगैरह है, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, मान लीजिए उनके कम नंबर भी आते हैं, तो 60 नंबर में फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अलग नियम बनाए गए, बट इसमें जो पहला नियम है वो थोड़ा गले नहीं उतर रहा, जिसमें आपका बोला गया है कि केवल 10 गुना अभ्यर्थियों को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा जो पढ़ाई में अच्छे हैं। इसमें आयोग को वही पैटर्न लेना चाहिए, पहले आपका रिटर्न एग्जाम कराना चाहिए, रिटर्न एग्जाम के बाद आप 10 गुना अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए बुला लो, वो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी देखिए कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं, और काफ़ी बार देखिए इस पे विरोध भी हुआ है, बेरोजगार संघ ने इस पे आवाज़ उठाई है, बहुत से लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जो पहले का प्रोसेस था वो ठीक था। हालांकि इस प्रोसेस में भी कोई खराबी नहीं है, हालांकि उच्चतम आयु सीमा में सरकार को 3 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए, 18 से 28 साल उम्र सीमा करनी चाहिए इसमें। और दूसरा जो है आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम करा के, क्योंकि भीड़ भी कम हो जाती है, अगर आप पहले रिटर्न एग्ज़ाम कराओगे, रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पे 10 गुना अभ्यर्थियों को लोगे, तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप पहले फिजिकल के बाद 10 गुना अभ्यर्थियों को रिटर्न के लिए ले लो, ठीक है। हालांकि पहले अगर आप देखें उत्तराखंड पुलिस में यही होता था। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में 2012-2014 की जो भर्ती थी, पुरानी भर्तियां जो थी, या 2016 की जो गर्ल्स की भर्ती थी, उसमें पहले आपका पीईटी होता था। लेकिन पीईटी में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होते थे सबको, ये नहीं कि 10 गुना को, शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले होती थी, और पहले जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई होते थे उन सबको रिटर्न में बैठने दिया जाता था, वो 50,000 हो, 60,000 हो, 90,000 हो, 1 लाख हो, ठीक है। तो ये सही था, क्योंकि देखिए किसी के कम भी हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो रिटर्न में ज़्यादा नंबर ला के मेरिट में स्थान प्राप्त पा सकता है। अब जो टॉप के आपके 10% है, हो सकता है वो उतना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर रिटर्न एग्जाम में ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि पुलिस जैसे विभाग में, या अग्निशमन जैसा विभाग है, या आबकारी का विभाग है, उसमें आपको एक टैलेंटेड माइंड भी चाहिए, एक फिटनेस के साथ, मतलब एक अच्छे शारीरिक दक्षता के साथ आपको एक टैलेंटेड माइंड भी चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए, है ना। तो इस पे आयोग को और सरकार को मंथन करना चाहिए। बाकी आपका इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी ज़रूर बताइए। और यहाँ पर देखिए एक और क्लॉज है, इसको देख लीजिए। अगर किन्हीं दो अभ्यर्थियों के बराबर नंबर होते हैं तो जो अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाएगा उसको पहले मौका मिलेगा, ये बोला गया है।
मान लीजिए कोई अभ्यर्थी, देखिए मैंने आपको बताया 25% फिजिकल लिया जाएगा, किसी अभ्यर्थी के फिजिकल में 20 नंबर हैं और रिटर्न में उसके आ गए 60 नंबर, ठीक है। और मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के फिजिकल एग्जाम में 25 नंबर पूरे हैं और रिटर्न में है 59 नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके हो रहे हैं कितने, 60 और 20 80 नंबर, ध्यान से समझिएगा, 60 और 20 कितने हो रहे हैं, 80। और इस अभ्यर्थी के हो रहे हैं 25 फिजिकल में थे, 59 रिटर्न में थे, तो इसका टोटल कितना हो जा रहा है, 9 5 14, 5 2 7 1 8, 84 नंबर। 84 नंबर लाने के बावजूद ये बाहर हो जाएगा, इसमें ये बोला गया है, क्योंकि इस वाले अभ्यर्थी की, ये अभ्यर्थी ए है, ये बी है, ए अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम में 20 से ज़्यादा मार्क्स लाया है, फिजिकल में कौन कितने लाया वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। और बाकी अगर दोनों बराबर लाए हैं, मान लीजिए रिटर्न में और फिजिकल एग्जाम में दोनों अभ्यर्थियों के सेम मार्क्स होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है, यानी कि जो बड़ा अभ्यर्थी होता है उम्र में, उसको पहले मौका मिलता है। और वहाँ पर भी अगर टाई होता है तो फिर आपका क्या होता है, फिर उसकी अन्य अहर्ताएँ देखी जाती है, यानी कि एनसीसी बी तो नहीं है, या उसके अलावा कोई कैंप तो नहीं किया है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये इसमें रहता है। बाकी अगर आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी चाहिए आपको, डिटेल में चाहिए, जैसे कि आज इससे संबंधित जो स्टडी है कैसे करनी है, कौन सा इसके लिए कोर्स चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कैसे इसको क्रैक करना है, इसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9760040434 पे, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी। बाकी जल्दी ही एक वीडियो अलग से और दे दूंगा, जो हमारा दरोगा नई नियमावली है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि। और हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें।